हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम, और हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, अपनी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका टाइटल क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम कर चुके हैं अपने चैप्टर को कंप्लीट, और अब हम कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि है क्वेश्चंस को डिस्कस करना। क्योंकि आखिर एग्जाम में क्या आने वाला है बच्चे, क्वेश्चंस ही तो आने वाले हैं। तो चलिए अपने आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, हम कर रहे हैं उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, क्योंकि हम 10 तक क्वेश्चन जो हैं अपने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो बच्चों, लेक्चर में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ ही में हमने एक और बात सीखी थी, वो क्या थी बच्चे, वो ये थी कि जब भी हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या उसके बारे में पढ़ते हैं, तब हम उस रिएक्शन के अंदर एक चीज ऑब्जर्व जरूर करते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है उसका बिल्कुल उल्टा होता है। कहाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। बच्चे, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ये कि हम कब कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है, हम तब कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है जब हमारे दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स साथ में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं एक न्यू केमिकल कंपाउंड। बच्चे, तब हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये हुआ हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसी के साथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी अपनी एक और रिएक्शन, जो कि थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उस रिएक्शन में हमने ये देखा कि जब भी कोई एक केमिकल कंपाउंड टूट जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, तब वो क्या बना देता है, वो बनाता है दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो बच्चे, अगर आप देखो तो अभी हमने जो डिस्कस करा उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केमिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चे, तो जल्दी से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जब पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तब हम क्या सीखते हैं, हम सीखते ये हैं कि वहां क्या हो रहा है, टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, मतलब जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे बच्चे, टू फॉर्म वन न्यू केमिकल कंपाउंड या फिर केमिकल सब्सटेंस। तो हम क्या कहेंगे, हमने करा दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चे, अब फटाफट देखते हैं कब हम कहेंगे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कब कहेंगे, हम कहेंगे बच्चे व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस
डिकम्पोज, या एक और वर्ड है जो आप यहाँ डिकम्पोज की जगह यूज कर सकते हो, वो क्या है बच्चे? स्प्लिट अप, मतलब टूट जाए, बिखर जाए। ठीक है बच्चे। टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारी हो गई क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तो हमें पता चल गया कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन की। ये तो हमारी दोनों की डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया बच्चे। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। मतलब क्या कि इक्वेशंस भी दो हमें रिएक्शन दिखा के बताओ कि कैसे ऑपोजिट है वो एक दूसरे का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चे, अगर हम लेते हैं 2H2, H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है बेटा, और उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब O2 के साथ, तो क्या बनता है? 2H2O बनता है। मतलब आपने बना दिया क्या? वाटर मेरे बच्चों। ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखो जरा ध्यान से, आखिर यहां हुआ क्या? दो जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस थे, एक तरफ थी हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ थी ऑक्सीजन गैस, उन्होंने साथ में मिलकर जुड़कर क्या बना दिया? वाटर बना दिया, H2O बना दिया। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी तरफ अगर आपको बच्चे याद हो तो हमने एक पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी? वाटर की। अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या बना सकते हैं? H2 गैस और O2 गैस। तो इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर 2H2O को हम क्या दें? इलेक्ट्रिसिटी दें, तो वो क्या बना देता है? 2H2 और साथ में O2। यानी कि हमने देख लिया कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो मैंने डिकम्पोजिशन के लिए लिखी है, इसमें बेटा एग्जैक्टली इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हुआ, मतलब ऑपोजिट हुआ। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो है ऑपोजिट रिएक्शन कॉम्बिनेशन की। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो कह रहा है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर energy is supplied in the form of heat, light and electricity। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें केमिकल सब्सटेंस को तोड़ना होगा ताकि वो दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस बना डाले। तो इस तोड़ने के लिए जो एनर्जी है बच्चे, वो आप दे सकते हो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इसीलिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें तीनों तरह का एक एक रिएक्शन बता दो। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसके थे बच्चे 3 टाइप्स। एक क्या था जिसमें क्या करते हैं, हम देते हैं हीट एनर्जी और उसे हम बुलाते हैं क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चे। दूसरा टाइप क्या था हमारे पास? वो था जिसमें हम एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? लाइट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और जो हमारी थर्ड टाइप थी इसके अंदर, उसमें हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी बच्चे, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन।
ठीक है बच्चे, ये तो हमें पता चल गया, पर हमारा आंसर यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि हमें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन बताओ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें रिएक्शन बताओ, रिएक्शन इक्वेशन दो हमें। तो देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं बच्चे हीट, तब वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस। ठीक है बच्चे, तो ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। फोटो में हम दे सकते हैं क्या कि जब हम AgCl को रखते हैं सनलाइट में, यानी कि एनर्जी किस फॉर्म में दी हमने? लाइट की फॉर्म में बेटा, तब वो क्या बनाता है? Ag और Cl2 गैस। ठीक है बच्चे, ये हो गई हमारी फोटो डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्पल में हम क्या देंगे? जब हम वाटर को देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तब वो वाटर क्या बना देता है? तब वो वाटर बनाता है हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट, क्योंकि हमने बता दी है कि जब आप हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो रिएक्शंस होंगी, हमने एक एक उन तीनों के लिए क्या दे दिया है बच्चे? केमिकल इक्वेशन दे दी है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write equation for these. मतलब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आखिर फर्क ही क्या है? कहीं ये दोनों सेम तो नहीं? तो नहीं बच्चे, ये दोनों तो अलग अलग रिएक्शंस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? होता है ऐसा कि एक एलिमेंट आकर हमारे कंपाउंड के अंदर के एक एलिमेंट को क्या करता है? रिप्लेस करता है, या हम क्या बोल सकते हैं? उसे कर देता है डिस्प्लेस, मतलब उसकी जगह से हटा देता है उसे। तब हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? दो केमिकल कंपाउंड्स लेते हैं बच्चे, और वो दोनों केमिकल कंपाउंड आपस में कर लेते हैं अपने अपने आयंस को एक्सचेंज, और उस एक्सचेंज के बाद होता क्या है? होता ये है कि बन जाते हैं दो नए केमिकल कंपाउंड हमारे पास। तो उसे हम इसीलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम देखेंगे क्या? फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आखिर होता क्या है? तो होता ये है दैट वन एलिमेंट replaces another element from its compound to form a new chemical कंपाउंड। ठीक है बच्चे, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग एग्जाम्पल आता है क्या? जब हम आयरन को डालते हैं बच्चे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो बनता है आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। मतलब इस रिएक्शन में आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो आयरन था, इसने क्या करा? इसने कॉपर के कंपाउंड के अंदर कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को दिखा दिया बाहर का रास्ता। मतलब कॉपर तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे तुम्हारी सीट पे आके बैठना है। अब क्या हुआ? कॉपर और आयरन में बच्चे, आयरन जो होता है
उसकी रिएक्टिविटी होती है ज्यादा। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को देख के कि कौन से मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल हैं जो कि कम रिएक्टिव हैं। तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज से कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यानी कि कॉपर को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा और आयरन इसकी जगह पे आके अपना आयरन सल्फेट बना देगा बच्चे। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? टू कंपाउंड्स, मतलब कितने केमिकल कंपाउंड्स लेंगे हम? 2। और वो क्या करेंगे बच्चे? टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। आपस में क्या करेंगे? अपने आयंस को कर लेंगे अदला बदली। ठीक है, और बना देंगे 2 नए केमिकल कंपाउंड्स। मतलब टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस and form 2 new chemical compounds. तो ये क्या होगी हमारी? ये हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लें बेरियम क्लोराइड बच्चे और उसका रिएक्शन करा दे सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होता है? बेरियम सल्फेट, और उसके साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड बेटा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हमारी जो थी, इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। बेरियम था और क्लोराइड था इसमें, और दूसरे में क्या था? सोडियम और सल्फेट था। तो क्या हुआ? बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ। तो ये क्या कर लेंगे? आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस कर लेंगे, ताकि बन जाए हमारे क्या? 2 न्यू केमिकल कंपाउंड्स बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। अब ये रिफाइनिंग क्या होता है? तो रिफाइनिंग क्या है बच्चे? एक तरीके की मेटलर्जिकल प्रोसेस है। वो किस लिए की जाती है? जो हमारा सिल्वर या किसी भी मेटल का ओर होता है, मतलब जो वो अपनी क्रूड फॉर्म में होता है, उससे प्योर सिल्वर निकालने के लिए हम जिसे प्रोसेस को करते हैं, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। अब ये कह रहे हैं जब आप रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर करते हो, जब आपको क्या करना है? अपना सिल्वर चाहिए उसकी प्योर फॉर्म में, पर वो सिल्वर कहाँ है? वो बच्चे कैसे है? वो सिल्वर बना के बैठा है सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट से चाहिए सिल्वर, तब आप उसमें ऐड करते हो क्या? कॉपर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर उस कॉपर को आप ऐड क्यों कर रहे हो, और इसे जरा बताइए किस रूप में? एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बताइए। तो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, आखिर होगा क्या बच्चे? तो हमारी पास क्या है? सिल्वर है। वो किस फॉर्म में है? सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में है बच्चा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की फॉर्म में है, एक्वस लिख लो। हमारे पास क्या था? सिल्वर नाइट्रेट। अब हमें क्या करना है? इस सिल्वर नाइट्रेट से हमें चाहिए क्या? प्योर सिल्वर। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा?
इस नाइट्रेट को यहां से हटाना पड़ेगा, तभी तो सिल्वर आएगा। तो हमने किया क्या, इसमें डाल दिया सॉलिड कॉपर। ठीक है बच्चे, अब जैसे ही हम डालेंगे इसमें सॉलिड कॉपर तो होगा ऐसा, क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या बताती है, दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। मतलब कॉपर है स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करेगा बच्चे, वो जाएगा सिल्वर के पास और सिल्वर को कहेगा आप जाइए बाहर, क्योंकि मैं नाइट्रेट बनाऊंगा अपना। अब सिल्वर है कमजोर, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, उसे तो जाना ही पड़ेगा और कॉपर ले लेगा क्या, नाइट्रेट के अंदर सिल्वर की जगह और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट बच्चे। तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट आपका एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन में। और क्योंकि ये सिल्वर यहां से बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, सॉलिड सिल्वर। तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ में क्या आ जाएगा, सिल्वर का सॉलिड। ठीक है, तो हमारा बच्चे इस रिएक्शन को कराने के पीछे आखिर मकसद था क्या, वो ये था कि हमें ये सॉलिड सिल्वर मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, उसको हमने क्या करा बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट का जो उसका सॉल्यूशन था उसके अंदर कर दिया कॉपर को ऐड, ताकि वो बना ले कॉपर नाइट्रेट और निकल जाए क्या, हमारा सॉलिड फॉर्म में सिल्वर, जो कि यहां मिल गया हमें। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए ही हम कॉपर को ऐड करते हैं, सो दैट इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड गिव अस सॉलिड सिल्वर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है और कोई एग्जाम्पल भी बताइए। तो हम देखते हैं कि आखिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या। तो बच्चे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, अगर आप नाम पे ही सिर्फ ध्यान दो, प्रेसिपिटेशन मतलब वो रिएक्शन जिसमें बने एक प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चे, क्या बने, जिसमें हो जाए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे मैम आखिर ये प्रेसिपिटेट क्या है, हमें तो ये ही नहीं पता। तो बच्चे, अगर आपको नहीं पता तो प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है बच्चे, वो सॉलिड सब्सटेंस जो किसी से घुलना मिलना नहीं करता पसंद, और वो कब बनता है, फॉर्म्ड व्हेन टू केमिकल कंपाउंड्स react with each other ठीक है बच्चे, जैसे कि हम देख चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर की दो केमिकल कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं वो दो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में अक्सर क्या होता है कि एज अ प्रोडक्ट एक बन जाता है हमारे पास इनसॉल्यूबल सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जो किसी के साथ घुलना मिलना नहीं करता पसंद और अपने आप चुपचाप जाके बैठ जाता है बॉटम ऑफ द बीकर के। ठीक है बच्चे, तो वहां वो बैठा रहता है सॉलिड फॉर्म में और उसे हम नाम देते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें बन जाए एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कि वो है हमारी
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे पूछा गया है एक एग्जाम्पल, तो चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चे। अगर हम रिएक्ट कराते हैं बेरियम क्लोराइड एक्वस को, मतलब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया हमने, अब हम उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम सल्फेट एक्वस, मतलब सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन ले लिया। एक बीकर में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, दूसरे में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया हमने, और दोनों को कर दिया मिक्स ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सके। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि रिएक्शन करने के बाद बन गया बेरियम सल्फेट सॉलिड, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड एक्वस बच्चे। ठीक है, तो जब ये बनेगा तो बेरियम सल्फेट सॉलिड जो बना है इसे हम क्या कहते हैं? पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। कब? व्हेन बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जाम्पल हमारा है किसका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होती है? दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऑक्सीडेशन में होगा क्या? या तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बच्चा। ठीक है, पर यहां हमसे क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि हमें हाइड्रोजन से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ बताइए ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन जब भी किसी रिएक्शन में होगा तब हम क्या कहेंगे कि वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चे। ओके, अब आगे इन्होंने हमसे पूछा है कि एग्जाम्पल्स भी बताओ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जब हम करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न और वो करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब ये बनता है तो क्या हुआ आखिर? मैग्नीशियम ने क्या करा? गेन ऑफ ऑक्सीजन करा, तो इसीलिए ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम ने भी क्या करा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं आगे। अब हमें बोल रहे हैं कि आप बताइए आखिर रिडक्शन क्या होता है। तो हम बताएंगे बच्चे, रिडक्शन हमने पढ़ा है दो तरीके से। कैसे? या तो हो हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन निकल जाए बाहर, तब हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। या फिर क्या हो जाए? या फिर हमारा हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तब भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन हुई है। ठीक है बच्चे, पर यहां क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो हम साफ साफ बताएंगे वो रिएक्शन जिसमें होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं क्या? रिडक्शन रिएक्शन बच्चे। ठीक है बेटा, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे।
कॉपर ऑक्साइड अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो बनता है कॉपर और हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर। ठीक है बच्चे, कॉपर बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब अगर यहां आप देखिए कॉपर ऑक्साइड है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है सिर्फ कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया बच्चे, कॉपर ऑक्साइड ने किया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकाला है और बना दिया कॉपर। तो यानी कि यहां कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड होता है HgO, ठीक है बच्चे, वो फॉर्म करता है Hg+O2। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है, HgO से जो बना है Hg, मतलब इस रिएक्शन में भी आपने करा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है बच्चा। ठीक है, तो हमने दोनों रिएक्शंस को देख लिया, ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी, और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. मतलब एक शाइनी ब्राउन सब्सटेंस था, एलिमेंट, वो क्या था, X था, और उसे क्या करा, हीट करा, तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ठीक है बच्चे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई। अब मैं आपको बता दूं, वो शाइनी ब्राउन सब्सटेंस क्या था, कॉपर था बच्चे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका X है ना, मिस्टर X अंकल, वो और कोई नहीं बल्कि कॉपर है, कॉपर Cu। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस कॉपर को लिया और इसे हीट किया। जैसे ही हम इस कॉपर को करते हैं हीट, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बन गया ब्लैक। ठीक है बच्चे, पहले कैसा था, शाइनी ब्राउन था, हीट करते ही हो गया ब्लैक। तो अब ये पूछ रहे हैं शाइनी ब्राउन सब्सटेंस X क्या है, तो वो हमने बता दिया कॉपर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, बताओ उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है बच्चे, CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना है जो कि है ब्लैक कलर का। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, Cu ने O2 के साथ रिएक्ट करके बनाया CuO, इसको बैलेंस कर दो तो आपकी ये रिएक्शन हुई है। ठीक है बच्चे, कॉपर है हमारा X और CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है हमारा, वो है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, यही दो क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे कि बताइए X क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, तो हमने दोनों के आंसर बता दिए। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आखिर रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आंसर, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ताकि आयरन की रस्टिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो बच्चे होता क्या है,
होता ये है, हमारी एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है कोरोजन। कोरोजन में आखिर होता क्या है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, और उनका हो जाता है क्या बच्चे? वो टूट जाते हैं, यानी कि दे गेट्स ईटन अप। आप लिखो मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के साथ होता है। मेटल्स गेट ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स। ठीक है बच्चे, कई सारे मेटल्स को क्या करेंगे? ये सारे केमिकल्स मिलके क्या करते हैं? कर देते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो हम कहते हैं वो प्रोसेस है कोरोजन की प्रोसेस। ठीक है, इस कोरोजन की प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो लोहे की चीजें हैं उन पर जंग लग जाना बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो आपका आयरन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ भी और मॉइस्चर के साथ भी, और क्या बना देता है? बना देता है आयरन का ऑक्साइड बच्चे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? जितने भी हमारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कई सारी कार बॉडीज हो सकती हैं, शिप्स हो सकती हैं, कई ब्रिजेस में भी हम आयरन को यूज करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? दे गेट्स ईटन अप, मतलब वो धीरे धीरे खोखले होने लग जाते हैं। किसकी वजह से? रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस की वजह से। लेकिन बच्चे हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसे होने से हमारे बहुत सारी चीजों की बर्बादी होती है, पैसों की बर्बादी होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं? उससे प्रिवेंट करने के लिए, ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन को रोका जा सके, हम कर देते हैं अपने सभी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट। अब आखिर पेंट करने से होगा क्या बच्चे? जो आयरन है वो ऑक्सीडेशन कब करेगा? जब वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब इसके साथ इसका जब संपर्क होगा तभी तो ये ऑक्सीडेशन कर पाएगा। अब आप क्या करो? इस आयरन के ऊपर बना दो एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब इसे पेंट कर दो, ताकि क्या हो? उस पेंट करने से होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो है सीधे सीधे ये आयरन के आर्टिकल्स नहीं आएंगे ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, जिससे कि इनकी रस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी स्लो बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है कि हम अपने आयरन से बने सभी आर्टिकल्स को क्या करें? पेंट करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? कह रहे हैं कि जो भी हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? ऑयल होता है, तेल होता है, फैट होता है, उनके अंदर अक्सर पैकेजिंग के टाइम पे नाइट्रोजन गैस डाली जाती है बच्चे। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कोई चिप्स का पैकेट या नमकीन का पैकेट खोलते हैं तब हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर थोड़े से चिप्स है और इतनी सारी हवा भरी पड़ी है ना? तब हम कहते हैं यार ये कंपनीज हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं, इतने से चिप्स देके इतनी सारी गैस भर देती है। तो बच्चे वो गैस भरना भी होता है जरूरी, वरना वो चिप्स हो जाएंगे बहुत ही जल्दी खराब और ना ही आप उन्हें खा पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं आखिर सबसे पहले ये देखा जाए कि जरूरत ही क्या है नाइट्रोजन गैस को डालने की। तो जरूरत इसलिए है वरना वो हो जाएंगे रैंसिड बच्चे। सबसे पहले देखते हैं
कि ये रैंसिडिटी होती क्या है। तो रैंसिडिटी क्या है, ये है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है बच्चे, जो कि कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन दी फूड आइटम्स। ठीक है बच्चे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो हमारी खाने की चीजों के अंदर ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट हैं, उनकी हो जाती है एरियल ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चे, ये भी हम लिख देते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीडेशन के बाद, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन बच्चे, ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, गिव अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल बेटा। ठीक है, जब रैंसिडिटी की प्रोसेस होती है जिसमें कि आपके खाने में जो फैट और ऑयल है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चे, उनकी होती है बहुत ही गंदी क्या, स्मेल और टेस्ट। तभी तो हम पहचान जाते हैं कि ये खाना खराब हो चुका है, इसे फेंक देना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हम उसे खा भी नहीं पाते। तो इसीलिए इस रैंसिडिटी की प्रोसेस को रोकने के लिए हम डालते हैं नाइट्रोजन गैस। तो आप लिख सकते हो, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग rancid, the items containing oils and fats are flushed with नाइट्रोजन। ठीक है बच्चे, तो हम क्यों नाइट्रोजन डालते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो खराब ना हो। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन डालते हैं। अब आखिर नाइट्रोजन डालने से होगा क्या, तो बच्चे होगा ये कि अगर आप N2 यानी कि नाइट्रोजन डालते हो, जो कि क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो जब हम N2 डाल देते हैं तो क्या होता है बच्चा, वहां पे हमारी ऑक्सीजन के आने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ही कम, क्योंकि हमने डाल दी है नाइट्रोजन गैस। तो इस वजह से अगर हमारे फूड आइटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से रहेंगे दूर, तो उनकी एरियल ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। तो रैंसिडिटी की प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और हमारे जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं वो हम ज्यादा टाइम तक उन्हें खा पाएंगे। इसीलिए उनमें डाल देते हैं नाइट्रोजन गैस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब ये तो हम ऑलरेडी देखकर आ गए बेटा, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। कोरोजन क्या होता है, process in which metals are eaten up by oxidation in presence of air, moisture and acids
ठीक है बच्चे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोरोजन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें कि आपके मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड्स की प्रेजेंस में, और वो बना देंगे कोई न्यू कंपाउंड। ठीक है बच्चे, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी फेमस एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या होगा? आयरन रिएक्ट करेगा वाटर और ऑक्सीजन के साथ और बना देगा आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट लग जाना, यानी कि जंग लग जाना बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी? रेंसिडिटी। अब ये भी हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में देखकर आ गए। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी है वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? इन विच एरियल ऑक्सीडेशन, क्या होगी? एरियल ऑक्सीडेशन होती है किसकी? ऑफ फैट्स एंड ऑयल present in food items। ठीक है बच्चे, तो उस प्रोसेस को जिसमें हमारे फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट की हो जाएगी एरियल ऑक्सीडेशन, और वो देने लगेंगे एक अनप्लीजेंट या फाउल स्मेल और टेस्ट, हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी की प्रोसेस। ठीक है बच्चे, अब इसके एग्जाम्पल में देखा जाए तो रेंसिडिटी के एग्जाम्पल में आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि आप ये लिख दो दैट potato chips containing fats and oil gets rancid। मतलब जो हमारे चिप्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल, जो तले हुए होते हैं, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? रैंसिड हो जाते हैं। उनकी हो जाती है एरियल ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस पे, और वो देने लगते हैं हमें एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट भी। ओके बच्चे, तो अब हम क्या कर चुके हैं? हमने अपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, उसके हमारा सारे के सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं अब कंप्लीट बच्चों। ठीक है, अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।